सो हेलो एंड वेलकम टू रन अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 यूनिट 1 रियल नंबर्स। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले चैप्टर में आज हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ प्रॉपर्टीज और उसके बाद इरेशनल नंबर्स प्रूफ। हाँ तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो चलिए देख लेते हैं ये है क्या। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। सो ये एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल सी है, जिसमें हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये जो क्यू है ये उस नंबर का कोफिशिएंट है और ये जो आर है ये उसका रिमाइंडर है, और इसकी मदद से हम बेसिकली एचसीएफ फाइंड करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक मेथड देखा होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो बेसिकली इसी पे बेस होता है। वो भी हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें लिखा है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस आर वेयर। तो वेयर में देखिए बहुत ही सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। तो हमें बस इतना, तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा था ये। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और अब हम देखते हैं कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हम 96 404 का एचसीएफ निकालना चाहते हैं। तो जब हम 404 को 96 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि आप देखो 96 डिवाइडेड बाय 404, ठीक, तो 4 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20, ठीक। अब हम 96 को डिवाइड करेंगे 20 से, और ये आपका 4 बार में जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80 और यहाँ पर जाएगा 16। अब हम इस 16 से 20 को डिवाइड करेंगे, ओके, ये कितना 1 टाइम जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 4। और फिर अब हम इस 16 को डिवाइड करेंगे 4 16 और ये आपका रिमाइंडर आ गया 0। सो आपका वो लास्ट रिमाइंडर जिससे डिवाइड करने पे 0 आता है, हम उसे ही बेसिकली एचसीएफ मान लेते हैं। तो ये भी देखिए, अब यहाँ पे भी यही सेम चीज हो रही है। जैसे हमने पहले 404 को 96 से डिवाइड किया तो 4 क्वोशिएंट आया, 20 रिमाइंडर आ गया। अब हमने क्या किया कि जो रिमाइंडर 20 था, अब हमने उस 20 से इस 96 को डिवाइड किया, तो अब हमारा 4 क्वोशिएंट आ गया और 16 रिमाइंडर आ गया। अभी जो रिमाइंडर 16 था इससे हमने 20 को डिवाइड किया। सो अब क्या हुआ कि हमारा 4 रिमाइंडर आ गया। अब जो हमने 4 से 16 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो लास्ट रिमाइंडर जिससे डिवाइड करने पे 0 आ जाता हो वही बेसिकली हमारा एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ 4 हमारा एचसीएफ आ चुका है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे ही बेस है, जिसमें क्वेश्चन ये है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। अब जैसे कि आप मान लो कि कोई भी इंटीजर है, मान लो n, ठीक। अगर हम n को 4 से डिवाइड करते हैं तो उसकी 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सो n इक्वल्स टू में 4q, n इक्वल्स टू में 4q + 1, n इक्वल्स टू में 4q + 2 और n इक्वल्स टू में 4q + 3। ओके, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि जो 4q है, तो 4q को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली डिवाइड हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2q। तो ये तो हमारा एक इवन नंबर हो गया, ओके। अब हम देखते हैं 4q + 2 को, अगर हम दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2q + 1। तो इसमें देखो 2 एक फैक्टर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक इवन नंबर। लेकिन हमारा जो 4q + 1 है और 4q + 3 है, इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2q + 1/2, जो कि ये वाला जो हमारा टर्म है, ये जो टर्म है ये कोई होल नंबर नहीं है और 2 को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, ठीक। और अगर हम इसमें भी अगर 2 कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा 2q + 3/2 बन जाएगा। सो ये भी हमारा एक होल नंबर नहीं आएगा। यानी ये जो हमारा क्वोशिएंट है, बेसिकली यही तो हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा। अब ये जो हमारा क्वोशिएंट पार्ट है ये एक होल नंबर नहीं आएगा, तो इसीलिए हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते हैं। और ये दोनों नंबर में से हम 2 को कॉमन नहीं ले पा रहे, इसका मतलब ये एक इवन नंबर नहीं है, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब अगला जो हमारा थ्योरम है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन ए यूनिक वे। अब देखो यहाँ पे लिख दिया है यूनिक वे, यानी कि हर नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक यूनिक तरीका है। आप किसी सेम तरीके से दो नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ओके। तो जैसे कि देखो
32760 ये जो नंबर है, इसको हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे थे प्राइम नंबर्स के थ्रू, तो यही एक तरीका है कि किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स में। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0. So अब जैसे कि मान लो हमारे सामने देखो क्वेश्चन आ गया है कि 4 की पावर n एक नंबर है, ओके, और हमारा n क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो हमें ये बताना है कि क्या n की ऐसी कोई वैल्यू है जिससे कि हमारा 4 की पावर n का जो, जैसे कि मान लो कोई नंबर आएगा तो इसकी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। कैसी n की कोई वैल्यू है, हमें ये पता लगाना है। ओके, तो सबसे पहले आओ हम क्या करेंगे कि जो 4 की पावर n है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 पावर n। ओके, तो अब ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। आपने ये वाला रूल पढ़ा होगा, a की पावर b, अगर यहाँ c है तो ये हो जाता है a b c। तो ये बेसिकली वही हुआ है हमारा यहाँ पे 2 की पावर 2n। तो जैसा कि हमें पता है कि 2 की पावर में अगर हम कुछ भी रख दें, ओके, जैसे 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हमारा 4 हो जाता है, 2 की पावर 3 हमारा 8 हो जाता है, और 2 की पावर 4 हमारा 16, 2 की पावर 5 हमारा 32 हो जाता है। ओके, सो बेसिकली 2 की पावर आप कुछ भी रख दो, वो कभी उसकी यूनिट प्लेस पे कभी 0 नहीं आ सकता। ओके, इस चीज को हम एक और तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर है, मान लो जैसे कि 10 है, ओके, या 20 है, जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, ठीक, तो उसमें एक चीज कॉमन होगी कि उसके फैक्टर्स में मिनिमम एक 5 आना ही आना चाहिए और एक 2 आना चाहिए। ओके, तभी हो सकता है। जैसे कि 20 है तो इसमें आप देख लो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो एक 2 और एक 5 मिनिमम आना चाहिए, तभी उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है। जैसे कोई भी नंबर आप देख लो, मान लो आपने देख लिया 150, तो इस 150 में मिनिमम एक 2 और 5 आ ही रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो ये नंबर है 2 की पावर 2n, मान लो को 2n को हमने m बोल दिया, तो 2 की पावर m, तो इसमें जो सारे फैक्टर्स होंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2, यही बेसिकली m टाइम्स तक होंगे। इसमें 5 का एक भी फैक्टर नहीं है, तो इसी वजह से इसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो बस हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था, आपको इसी चीज को बस कायदे से लिख देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे। सो ये बहुत ही, तो देखो बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। आपको क्या करना है, जब आप एचसीएफ निकालोगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है ना ईच कॉमन प्राइम की, आपको केवल उसको सिलेक्ट करना है, और जो एलसीएम है तो उसमें आपको करना है ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम आपको सिलेक्ट करना है। अभी कैसे करना, आओ इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखो आपके सामने नंबर है 6 और 20, सो बेसिकली आपका जो 6 है इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, और जो 20 हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। देखा जाए तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। ओके, देखो इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया आपका, ये 2 की पावर 1 वाला, तो हमने यहाँ 2 की पावर 1 लिख दिया। ओके, अब देखो इसमें 3 की पावर 1 है, लेकिन इसमें 3 की कोई पावर नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि 3 की पावर 0 है, तो हम इस 3 की पावर 0 वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, ओके, 6 और 20 का, तो हमने 2 की पावर 1 सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने 3 की पावर 0 सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ 5 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ 5 की कोई पावर नहीं, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ 5 की पावर 0 है, क्योंकि 1 और 1 अगर मल्टीप्लाई होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोएस्ट पावर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, तो हमारा एट द एंड 2 ही आ जाएगा। अब इसी तरह से एलसीएम को देखते हैं 6 और 20 का, तो एलसीएम में देखो क्या हुआ कि इसके जो 6 है उसमें 2 की पावर 1 है, और जो 20 है उसमें 2 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब जो 6 है उसमें 3 की पावर 1 है, और जो 20 है उसमें 3 की पावर 0 है, तो हम ग्रेटेस्ट पावर यानी 3 की पावर 1 इससे सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब जो 20 है उसमें 5 की पावर 1 है, लेकिन जो 6 है उसमें 5 की पावर 0 है, तो हम ग्रेटेस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करेंगे यानी 5 की पावर 1, और आपका एलसीएम आ जाएगा 60। इस तरह से देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। So basically क्या बोल रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a equals to में x cube y square and b equals to में x y cube where x and y are prime numbers, find LCM of a and b। so इसमें क्या बोला है कि जो हमारा a है वो दिया हुआ है x cube y square, यानी कि बेसिकली कुछ ऐसा दिया है x cube इंटू में y की पावर 2। ओके,
और जो हमारा b दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई क्यूब। अब क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर। तो देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स में x है, इसमें भी x है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है, a वाले की है, तो हम लिख देंगे x क्यूब। अब हम फिर देखते हैं y भी, देखिए दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर है, इसमें y स्क्वायर इसमें y क्यूब है, हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे y क्यूब। सो हमारा एलसीएम आ जाएगा x क्यूब y क्यूब। इसी तरह से हम HCF भी निकाल सकते हैं। HCF में हमें लोएस्ट पावर्स को देखनी है, इसमें x क्यूब है इसमें x है तो हम x वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, और इसमें हमारा y स्क्वायर है और इसमें y क्यूब है तो हम इसमें y स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारा आ जाएगा xy स्क्वायर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो HCF ऑफ A एंड B इनटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू में A मल्टीप्लाई बाय B। अब इसको हम पिछले एग्जांपल से भी देख सकते हैं। तो हमारा देखो, हमारा पिछला एग्जांपल ये है, ठीक, कि हमारा A क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और B क्या है एक्स वाई क्यूब। एलसीएम आया है एक्स क्यूब वाई क्यूब और HCF आया है एक्स वाई स्क्वायर। अगर तो हमने जैसे कि पहले देखा है एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू में A इंटू बी। तो देखो एलसीएम हमारा क्या है एक्स क्यूब वाई क्यूब और हमारा HCF क्या है एक्स वाई स्क्वायर। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 5, सॉरी ये एक्स वाई स्क्वायर है तो ये हमारा आ जाएगा y की पावर 5। ठीक, अब अगर हम a इंटू बी करें यानी कि हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई में एक्स वाई क्यूब, ये भी देखो हमारा क्या आ जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 5। तो ये जो हमारा HCF इंटू एलसीएम वाला पार्ट है और जो हमारा a इंटू बी वाला पार्ट है, देखो दोनों ही सेम है, तो इससे हम ये वेरीफाई भी कर पा रहे हैं। अब उसके बाद इसमें देखो क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक्स वाई इक्वल्स टू 180, HCF की वैल्यू दे रखी है 3 और LCM क्या है एक्स वाई, और हमें ये फाइंड करना है LCM। ठीक, सो एक्स वाई दो नंबर्स हैं, ठीक, अब LCM इंटू HCF इक्वल्स टू में एक्स वाई हो जाएगा। सो LCM इंटू में HCF कितना दिया हुआ है 3 और एक्स वाई कितना दिया हुआ 180, तो हमारा LCM हो जाएगा 180 अपॉन 3 यानी कि 50। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2 नंबर में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको अच्छे से करके जाना है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। तो देखो अब ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक या तो वो नंबर खुद या दूसरे 1। जैसे कि मान लो आप 2 देख लो, 2 जैसा कि आप सबको पता होगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। एक 2 को आप कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 1, इसके 2 ही प्राइम फैक्टर्स आएंगे। ओके, हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सो अगर कोई नंबर है p बाई क्यू, वो तभी टर्मिनेट होगा जब q इक्वल्स में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगा। यानी कि मान देखिए जैसे कोई नंबर है p अपॉन q, तो जो q है, q के जो फैक्टर्स हो वो या तो 2 हो या तो 5 हो। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और फैक्टर्स होते हैं तो फिर वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, मान लो हमारे पास 10 है और अपॉन में हमने कर दिया 3, तो आप सबको पता है ये 3.33333 होता ही चला जाता है ना। बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार, यानी कि 3 हमारा रिपीट होता जाएगा। ठीक, तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। कोई नंबर टर्मिनेट तभी होगा जब जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है उसके 2 ही फैक्टर्स हो, या तो 2 हो या तो 5 हो। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि ओनली प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5। और डेसिमल प्लेस कहाँ तक वो नंबर जाएगा, तो वो हमारा लिखो मैक्सिमम ऑफ n कॉमा n, यानी कि 2 की पावर m है और 5 की पावर n है। तो डेसिमल प्लेस पता करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि m या n में जो भी बड़ी वैल्यू होगी उतने ही डेसिमल प्लेसेस भी हमारे नंबर में होंगे। ठीक, तो आइए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तब हमारा अगला टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। उसके पहले हम एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। लेट p बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि इसमें बहुत सिंपल तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर जो हमारा a स्क्वायर एक नंबर है, ओके, अगर p इसको डिवाइड कर दे रहा है, यानी p क्या है, p इसका एक फैक्टर है, ठीक,
p is a factor of a square, ठीक, यानी p हमारा a स्क्वायर का फैक्टर है, where a is a positive number, then p divides a where a is a positive number, यानी कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो हमारा p है वो a को भी डिवाइड करेगा, यानी अगर a स्क्वायर का फैक्टर p है तो a का भी फैक्टर p होगा। इसका यूज होता है हमारा प्रूफ करने में कि कोई नंबर इरेशनल है कि नहीं, जो कि अभी मैं आप लोगों को आगे बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। सब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि √2 इज इरेशनल और नॉट, ठीक। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक बहुत सिंपल से मेथड का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक। इसमें हम करते क्या है कि अब देखो हमें नहीं पता कि √2 रेशनल है या इरेशनल है, ठीक, रेशनल है या इरेशनल है, हम अज्यूम करते हैं कि हमें नहीं पता, ठीक। यार कभी तो ऐसा हुआ रहा होगा ना जब साइंटिस्ट को या जो मैथमेटिशियंस थे उसको उनको इसके बारे में नहीं पता रहा होगा, तो हम इस मेथड में करते क्या है कि हम दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी को मान लेते हैं, ठीक। क्योंकि हमें प्रूफ करना ये रेशनल है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रेशनल है, क्योंकि हम ये नहीं प्रूफ कर सकते कोई नंबर इरेशनल है या नहीं, लेकिन हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि नंबर रेशनल है या नहीं, तो हम ये मान लेते हैं कि √2 हमारा एक रेशनल नंबर है। अब हम √2 को रेशनल मान के सॉल्व करते हैं, और अगर आगे चल के ये कहीं भी कंट्राडिक्ट कर जाता है हमारे इनिशियल अजम्पशन से, तो बेसिकली हमारा जो √2 है फिर वो इरेशनल हो जाएगा। अब देखो ये होता कैसे है, सबसे पहले हम क्या, किसी भी नंबर को देखो हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, वेयर p एंड q आर को प्राइम, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या होता है, अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, सो 2 इक्वल्स टू में p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक, q स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे, सो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू में p स्क्वायर। अब हम क्या देख सकते हैं कि जो 2 है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं p स्क्वायर का 2 एक फैक्टर है। तभी हमने पहले थ्योरम पढ़ा था, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, ठीक। तो अगर अगर 2 हमारे p स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ p आल्सो, यानी अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा। अब हम हल्का सा और आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या कर लेंगे, तो p को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, p इज इक्वल्स टू 2k, ओके, यानी एक फैक्टर हमारा हो गया 2 और बाकी के फैक्टर्स को हमने k मान लिया, ठीक। तो अब हम ये 2 के इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2k होल स्क्वायर, ये हमारा क्या बन जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू में 4k स्क्वायर, ठीक। सो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हमारा 2 बचेगा, यानी q स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2k स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि जो 2 है वो हमारे q स्क्वायर का फैक्टर है, 2 इज a factor of q स्क्वायर। सो थ्योरम क्या कहता है कि अगर 2 q स्क्वायर का फैक्टर है तो हमारा जो 2 है q का भी फैक्टर होगा, 2 is a factor of q also by थ्योरम 1.2, ठीक। सो अब देखिए हमने इनिशियली क्या assumption लिया था कि p और q को प्राइम से, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि 2 हमारा p का भी फैक्टर है और 2 हमारा q का भी फैक्टर है, तो यानी कि जो हमने इनिशियली जो assumption लिया था वो assumption गलत हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट कर गया हमारी इनिशियल assumption से हमारा फाइनल रिजल्ट। सो बाय कंट्राडिक्शन हम लिख देंगे, बाय कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्शन √2 is irrational। सो बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें बेसिकली हमने किया क्या कि हमने सबसे पहले मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक, और हमने उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, जहां p और q हमारे को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स यानी ऐसे नंबर जिनका जो HCF होता है वो होता है 1, यानी उनकी हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है वो 1 होता है। अब जब हमने आगे उन दोनों का स्क्वायर किया और जब आगे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने देखा कि 2 जो है वो p का एक फैक्टर है, ठीक। और जब हम हल्का सा और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि 2 q का भी फैक्टर है। अब क्योंकि 2 q का भी फैक्टर है, p का भी फैक्टर है, यानी दोनों का HCF अब 2 हो गया है,
लेकिन हमने इनिशियली माना था कि वो 1 था, तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट कर गया हमारे इनिशियल एजम्पशन से, तो जिससे हमें ये पता चल गया कि √2 हमारा रेशनल नहीं है। अब रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस ट्रू। तो देख लेते हैं कि जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो उसमें टाइप 1 क्वेश्चन होता है जो मैंने आपको सबसे पहले करवाया था, HCF ऑफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, इसमें बेसिकली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और एलसीएम फाइंड करना होता है, और फिर उसके बाद आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू में A इंटू बी। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि जो हमारा x है, अब हमें उसको प्रूफ करना इरेशनल, जैसे कि अभी हमने किया कि √2 हमारा इरेशनल है या नहीं है। ठीक, कंट्राडिक्शन मेथड से। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन, यानी जिसमें हमें ये पता करना पड़ता है कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, कहाँ तक टर्मिनेट होगा, यानी डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस के लिए भी मैंने आपको बता दिया था कि कोई नंबर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n में हो रहा है तो हम मैक्सिमम देखते हैं m और n का, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो वहीं तक वो नंबर, मतलब वही उसकी डेसिमल प्लेसेस तक वहीं तक हो जाएगा। ठीक, और जो टाइप 4 के क्वेश्चन होते हैं वो हमारा होता है कि रियल लाइफ HCF एलसीएम प्रॉब्लम्स, जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, और जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें दो लोग दौड़ना स्टार्ट किए, एक को 5 मिनट लगता है, एक को 10 मिनट लगता है, तो बताओ दोनों कब मिलेंगे उस सेम पॉइंट पे। तो हम HCF, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं और फिर हम बता देते हैं कि हाँ वो इतने टाइम बाद दोबारा वापस से मिलेंगे। ठीक, तो कुछ रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप सबसे पहले हम एक पहला एग्जांपल देखते हैं कि ये सोनिया है 18 मिनट, रवि टेक्स 12 मिनट, व्हेन विल दे मीट। अब देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन आ गया कि मान लो यार देखो होता क्या, एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक, अब यहाँ से मान लो इन्होंने सोनिया रवि ने स्टार्ट किया, अब जो सोनिया है उसको क्या हुआ कि 18 मिनट लगे पूरा राउंड क्लियर करने में। ठीक, और जो हमारा रवि है, ठीक, रवि को पूरा राउंड दौड़ने में कितना 12 मिनट लगा। अब देखो वो ट्रैक में मिले तो बहुत बार होंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो इनिशियल पॉइंट है जहां से उन्होंने पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था वो वहां पे कब मिले। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे और हमारा आ जाएगा 36 मिनट। ठीक, जैसे कि अब आप ये चीज देख भी सकते हो कि इसको क्या होगा, ये पहले 18 मिनट लेगा, फिर ये देन अगेन 18 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगा, देन अगेन 18 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगा, और जितने में हमारा जो रवि होगा वो 12 मिनट में यहाँ 3 बार मतलब 12-12 मिनट के 3 राउंड लगाएगा, और जो हमारी सोनिया है वो 18-18 मिनट के 2 राउंड लगेगी, और 36 मिनट बाद दोनों एग्जैक्टली इसी सेम पॉइंट पे वापस मिल जाएंगे। ठीक, सो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन प्लेसेस ऑफ 43/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपसे पूछे कि डेसिमल एक्सपेंशन प्लेसेस बताओ, तो उसमें आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है या नहीं। ठीक, अगर है, देखो जैसे कि ये भी है, तो अब आपको क्या देखना है, मैक्सिमम पावर क्या है, तो 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, तो आपका जो मैक्सिमम पावर है 4, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 प्लेसेस तक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज का ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इस चैप्टर की। थैंक यू।